जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माजिब खालिद। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि अब आपको पता है कि हम सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर अप की हैं। तो अक्टूबर का महीना जो है वो हाफ से ज़्यादा गुजर भी चुका है। तो अब जो है वो मेरे ख्याल में आप लोगों को ज़्यादा एफ़र्ट्स जो हैं वो करनी चाहिए इस स्कॉलरशिप के लिए। अगर कोई जिन लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं की चीज़ें, तो उन लोगों को जो है वो अब स्टार्टअप ले लेना चाहिए और स्कॉलरशिप के लिए जो है वो स्टार्ट कर दें जितने भी प्रोसेस हैं सारी चीज़ें। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो ये है कि इस वीडियो में आपको ए टू ज़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि सीएससी स्कॉलरशिप का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या है। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको उस प्रोसेस को समझ भी आए कि आपने बेसिकली करना क्या है। तो इस वीडियो में तकरीबन मैं सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर अप करूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद आई बिलीव कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है और मेरा एंड जो है वो कहाँ पे होगा। तो इन चीज़ों को पहले 2 से 3 दफ़ा आप एटलीस्ट समझें कि भाई मैंने करना क्या है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद क्या करना है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि एक्सेप्टेंस लेटर लेना कैसे है। तो इस इन चीज़ें ये क्यूरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे रिसीव हुई। ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, तो मैंने सोचा है कि एक कंप्लीट ज़्यादा वक्त लगा के प्रॉपरली इंफॉर्मेशन गैदर करके आप लोगों को वो मैं दे सकूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आप इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई जो है वो गुंजाइश नहीं होगी कि आपको फिर भी चीज़ें समझ ना आए। तो इसको गौर से सुनिएगा। If you want to apply for the Chinese government scholarship 2024 and want to know the complete application process to win the CSE scholarship, जो कि चाइना की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है, it's a complete article for you. You have to read 2 to 3 times for better understanding. इसमें ये है कि आप इसको 2 से 3 दफ़ा इसको completely पढ़ें, समझें कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है। ठीक है। और इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा कि चाइना जो है वो तकरीबन 20,000 प्लस जो है वो स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है। तकरीबन 279 चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सीएससी के अंडर आती हैं। 2024 में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स होते हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। If you are an undergraduate bachelor student, CSC will offer the following benefits in scholarship. 2500 मंथली स्टाइपेंड। ठीक है। मंथली स्टाइपेंड मीन्स कि जो आपको एज ए पॉकेट मनी वो देंगे कि आप यहाँ पे खाएं पिएं, जो चीज़ परचेज करनी है उस सब के लिए। ठीक है। तो बीएस का स्टूडेंट जो है वो अगर अप्लाई करेगा तो उसको 2500 मिलेंगे। साथ फ्री ट्यूशन होगी, कोई यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं होगी, एंड फ्री अकोमोडेशन। फ्री अकोमोडेशन एक आपको रूम मिलेगा जो कि सिंगल शेयर भी हो सकता है, डबल शेयर भी हो सकता है, 3-4 पीपल भी हो सकते हैं। इट्स अप टू यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो आपको वो रूम भी मिलेगा। उसके बाद ये कि इफ़ यू आर ए मास्टर स्टूडेंट, CSC विल ऑफर फॉलोइंग बेनिफिट्स इन स्कॉलरशिप, जिसमें आपके पास 3000 RMB मंथली स्टाइपेंड होगा, फ्री ट्यूशन होगी और एक फ्री अकोमोडेशन होगी। अच्छा, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बीएस के स्टूडेंट को जो है वो शेयर्ड रूम मिले। मास्टर्स के स्टूडेंट को जो है वो फ्री अकोमोडेशन में एक सिंगल रूम भी मिल सकता है, डबल भी मिल सकता है। अब मैं जो हूँ वो सिंगल शेयर रूम में, मेरा अपना एक रूम है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के पॉलिसीज़ पे। तीसरा है डॉक्टरल और पीएचडी स्टूडेंट्स, तो उसमें 3500 मंथली स्टाइपेंड है, फ्री ट्यूशन है और फ्री अकोमोडेशन है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली हैं, इसमें कोई किसी किस्म का आपको मसला नहीं होना चाहिए। इसको कम्प्लीटली आप एक दफ़ा पढ़ भी लें। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में जो है वो मैंने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं कि एक वो डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी हैं और एक वो जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे। और मैंने इन डॉक्यूमेंट्स में जो है वो मैंने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं एक्चुअल वो भी मैंने साथ अटैच किए हैं, तो आपको ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि डॉक्यूमेंट्स होते किस तरह हैं, बनवाने कैसे हैं। ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने लाजमी आपके पास होना ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। सबसे पहले ये कि एजुकेशनल डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, प्लीज़ मेक श्योर ऑल डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट्स मस्ट बी अटेस्टेड फॉर CSC स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए। डिग्री ब्लैक कॉपी नोटराइज,
आपने डिग्री की फ़ोटोकॉपी लेनी है, उसको नोटराइज़ करवाना है। ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास है तो उसकी भी आपने कॉपी लेनी है, उसको भी नोटराइज़ करवाना है। अब नोटराइज़ क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूँ। फॉर नोटराइज़ प्लीज़ विज़िट अ लॉयर और नोटरी पब्लिक ऑफिस इन योर सिटी टू गेट वेरीफाइड एंड अटेस्टेड। आपने क्या करना है, सिंपली जाना है अपने जो भी आपके सिटी में जो भी कोर्ट है, जो भी उसमें तो मुख्तलिफ चैम्बर्स होते हैं लॉयर्स के, तो आपने उनके पास जाना है। और हर जो लॉयर होता है वो उसके पास नोटरी पब्लिक की जो स्टैंप होती है वो शायद नहीं होती, आपने वहाँ पे पूछ लेना है, तो अब वहाँ से आपको ईज़िली वो मिल सकता है। जब मैंने कराया था तो मेरे 500 पर डॉक्यूमेंट लगे थे, तो शायद इस बार 1000 हो। तो ये हार्डली आपने दो डॉक्यूमेंट ही करवाने होते हैं, तो आपका जो है वो 2000 मैक्सिमम इस पे चार्जेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ योर डिग्री इज़ नॉट completed और वेटिंग फॉर द कमिंग कॉन्वोकेशन, देन यूज़ अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, होप सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, मतलब कि आप आखिरी सेमेस्टर में 8वें में हैं, या अभी आप कन्वोकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपकी ये बता सकते हैं कि इसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, हमें हमारी कन्वोकेशन नहीं हुई, तो हम इसको जो है ना डिग्री इस तारीख को दे देंगे। होप सर्टिफिकेट पे ये मेंशन होता है कि भाई इस बंदे की डिग्री जो है वो इस महीने की इस तारीख को कंप्लीट हो जाएगी, तो वो उस पर श्योरिटी होती है कि जी, और ये चीज़ बताना होता है कि मैं चाइना आने से पहले मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मुझे सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। इफ़ द applicant is waiting for the coming convocation, then it's a good news, then you can use provisional certificate whose degree is not completed uses the hope certificate. अच्छा, if the applicant degree is not completed at the time of application, then the last semester result can be used, ठीक है। वही बात है कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपकी 7th सेमेस्टर की चलेगी, ठीक है। नोट डाउन, प्लीज़ मेक श्योर योर डिग्री इज़ completed before September because at visa time you must have to show a degree transcript in the JARI office. ये बात याद रखिएगा कि आप जब अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आपके पास कंप्लीट है या नहीं, लेकिन जब आप जेरी ऑफिस में जाते हैं वीज़ा के लिए, तो उसके लिए तो वो आपने अपनी लास्ट एजुकेशन डिग्री दिखानी होती है, तो वो ज़रूरी है। तो उस वक्त आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास डिग्री ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट है तो दोनों को करवा लें नोटराइज, अगर नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट और जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट होगा आपने उसको नोटराइज करवाना है। मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने होप सर्टिफिकेट पे किया, तो मैंने होप सर्टिफिकेट को नोटराइज करवाया और उसके बाद वो मैंने अपलोड कर दिया था जहाँ पे डिग्री अपलोड करनी होती है, ठीक है। तो ये काम इजी है। अच्छा, इस तरह की ये मैंने एक एज ए सैम्पल इस वीडियो में अटैच की है। इस तरह की आपकी जो है वो स्टैंप हो सकती है, मतलब कि ये दो स्टैंप्स जो हैं वो लगाएंगे जो भी लॉयर होगा जिसके पास ऑथराइज जो ऑथराइज्ड होगा, वो ये चीज़ें जो है वो स्टैंप्स जो है वो आपकी उसके ऊपर लगा देगा। तो इस चीज़ को भी देख लेना कि इस तरह की स्टैंप्स होना ज़रूरी है, ठीक है। और फ्रंट पेज पे ही लगवाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि फ्रंट पेज ही आपने अपलोड करना है, बैक पेज पे लगवाने का फ़ायदा नहीं है, बैक पेज आप अपलोड ही नहीं कर सकते। तो फ्रंट पेज पे ही लगवाइएगा और कॉपी लगवाइएगा, ओरिजिनल पे ज़रूरी नहीं होती। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी रिकमेंडेशन लेटर्स की। रिकमेंडेशन लेटर्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट मस्ट सबमिट 2 रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी टीचर्स। देखें, आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने आपकी जो लास्ट डिग्री है आपने डेफिनेटली टीचर से पढ़ा होता है, तो उन टीचर से आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। 2 टीचर्स आपने ऐसे ढूंढने हैं जिनसे आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो आस्क 2 of your professors to give you a favor by writing good recommendation letter for you for the CSE scholarship application। उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप कि हमें जो है वो एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिख के दें। इन सम यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट कैन अपलोड बाय देमसेल्व्स एंड इन सम यूनिवर्सिटीज़ दे आर आस्क्ड टू अपलोड डायरेक्टली बाय द प्रोफेसर। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप अपने रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपसे वो आपकी उन प्रोफेसर्स की वो जो है इन्फॉर्मेशन भी मांगेंगे। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे। अगर तो वो चाहते हैं कि जी स्टूडेंट अपलोड करें, तो स्टूडेंट जो है वो क्या करें, आप वहाँ उनसे ले लें और सिंपली आप खुद अपलोड करें। अगर वहाँ पे ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ रेफरी जो आपको रेफ़र करेगा, यानी कि जो रिकमेंडेशन लेटर देगा, आपने उनकी सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स ऐड कर देनी है, वो खुद अप्रोच करके उनसे, क्योंकि ये एक थोड़ी प्राइवेसी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा प्राइवेटली जो है वो खुद ही टीचर को अप्रोच करके उनसे ले लेते हैं, तो उससे ज़्यादा बट मैक्सिमम ये होता है कि खुद ही स्टूडेंट जो है बनवा लेते हैं। तो आपने बनवा लेने हैं, ठीक है, इसमें, ताकि किसी किस्म का आपको बाद में मसला ना आए। ये मैंने एज ए सैम्पल यहाँ पे
अटैच किया, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आप रिकमेंडेशन लेटर बनवाते हैं तो उसका आपकी जो यूनिवर्सिटी का जो लेटर हेड होता है वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी की स्टैम्प भी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी का नाम, वो सारी चीज़ें, ताकि वो कम्प्लीटली एज ए मैंने टेम्पलेट यहाँ पे डाल दिए कि इस तरह की चीज़ें लिखवा लें तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरी चीज़ जो है वो है आइट्स और एचएस के सर्टिफिकेट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई विद एंड विदाउट एन आइट्स सर्टिफिकेट और एचएस की सर्टिफिकेट, बोथ आर ऑप्शनल फॉर द सीएससी स्कॉलरशिप। इफ़ यू हैव देन इट्स अ प्लस पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास ये दो सर्टिफिकेट्स हैं तो वेल एंड गुड, इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर नहीं है तो भाई आपकी एप्लीकेशन फिर भी जाएगी। If he doesn't have any IELTS or HSK certificate, student have to provide an official English proficiency certificate from their home university. आपने क्या करना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट डिग्री की होती है वहाँ पे आपने जाना है उनके पास और उनको ये बताना है कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो डेफिनेटली आपको वो जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपको बना देंगे, और उस पर बेसिकली ये प्रूफ होता है कि आपका जो मीडियम ऑफ टीचिंग था लास्ट यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश ही था, एंड यू आर कैपेबल कि आप आगे स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने सैम्पल दिया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ सर्टिफाइड दैट, ये आपकी जो भी आपकी क्रीडेंशियल्स हैं वो आएंगे, और उसके ऊपर ये देखें इन्होंने मेंशन भी किया हुआ, तो आप ये पढ़ सकते हैं कि ये इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश था इन दिस इंस्टीट्यूट। तो ये एक प्रूफ होता है यूनिवर्सिटी से कि इस बंदे ने जो है वो इंग्लिश में ही सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये आपका ईज़िली बन जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी से, तो आपने ये लाजमी बनवाना है वहाँ से। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो है फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि डेफिनेटली आपकी मेडिकल जो भी स्टेटस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। यू कैन डाउनलोड द फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म फ्रॉम द गिवन लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनके ऑफिशियल जो चाइना की एम्बेसी है पाकिस्तान में, उनकी आप साइट पे भी जाएँ तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेक द फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म to a nearby government hospital and carry out the test that are mentioned in the physical examination form. यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि ये जो टेस्ट इधर मेंशन होते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कराएंगे या जो भी लैब होती है, तो आपके तकरीबन 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार लग जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने अपने पैसे बचाने हैं, और इस फॉर्म की वैलिडेशन क्योंकि 6 मंथ्स होती है तो आपको आने से पहले एक और भी करवाना होता है टेस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली DHQ चले जाना है, और आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों के जानने वाले होते हैं DHQ में, डॉक्टर्स भी होते हैं या कोई भी होते हैं, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, तो आप उनसे बात करवा के बेशक आप टेस्ट करवा लें, क्योंकि 500 से 600 का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो DHQ से टेस्ट होंगे ये सारे, और उनसे आपने रिपोर्ट्स भी लेनी है, और आपने डॉक्टर से जो होता है वो डेफिनेटली उनसे स्टैंप लगवानी होती है और रिपोर्ट्स भी उनसे लेनी होती है। आफ्टर योर ब्लड रिपोर्ट्स, blood test reports, the next step is the doctor will sign and stamp your photo which you will have to attach on the physical examination form. आपने उनसे कमेंट्स लिखवाना होता है लास्ट में कि जी ही इज़ कैपेबल, ही और शी इज़ कैपेबल टू स्टडी अब्रॉड, या मेंटली फिजिकली फिट है, ये चीज़ें कमेंट्स चाहिए होती हैं, और डॉक्टर की जो है वो स्टैंप चाहिए होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है, DHQ भी चल जाती है, कोई भी। ये फॉर्म है, और इसमें ना बहुत सारे टेस्ट जो हैं इन्होंने गेस नो करने होते हैं। ये इसको किस तरह फिल करना है, इसका सैम्पल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो उसको आप इजीली फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक पिक्चर आएगी, और यहाँ पे आपके जो है कमेंट्स आएंगे, और यहाँ डॉक्टर की जो है ना वो स्टैंप आएगी, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जब आप उनका मेडिकल फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो वो आपसे रिपोर्ट मांगते हैं, ठीक है। तो एक्सरे इसमें एक होता है, और उसके बाद बाकी कुछ 6-7 टेस्ट होते हैं आई थिंक सो, वो करने होते हैं। वो एक ही ब्लड सैंपल से मोस्टली टेस्ट हो जाते हैं, तो इशू नहीं है कोई भी। लेकिन जब आप आते हैं चाइना में, चाइना आने से पहले आपने क्या करना होता है, आपने इनकी वेरीफाइड जो लैब है, चाइनीज़ पंचर लैब जो कि इस्लामाबाद में है, वहाँ से आपने टेस्ट करवाने होते हैं, क्योंकि उनके पास ये फॉर्म होता है, लेकिन वो फॉर्म खुद फिल करते हैं, और उसके बाद उनकी वो अथोराइज्ड है हमारी चाइनीज़ एम्बेसी से, तो उसमें ये होता है कि आपका मसला नहीं होता कोई भी, और वो वेरीफाइड होती है, ठीक है। और 7,000 रुपया मेरा लगा था जब मैं आ रहा था यहाँ पे। आई होप कि अब क्या, मुझे नहीं पता अब क्या रेट होंगे, शायद कम हो गए हों, शायद ज़्यादा हो गए हों, तो ये तकरीबन इतने की होते हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं होता, बहुत ईजी सीन होता है। तो आपने आने से पहले फिर करवाना होता है। तो 6 मंथ्स की वैलिडेशन होती है। आप आई होप कि इंशाल्लाह आपका जब एडमिशन होगा
तो आपने आने से पहले लास्ट मंथ ही करवाना है ताकि आपकी रिपोर्ट जो है वैलिड हो। अब इसका बेनिफिट ये हुआ है कि मैं जब यहाँ पे हूँ तो मुझे नहीं करवाना पड़ा। मैंने सिंपली जाके शंघाई के जो मेडिकल सेंटर था वहाँ से मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाई और कोई मेरे पैसे नहीं लगे, बिल्कुल फ्री में। अगर मैं यहाँ से करवाता तो मुझे तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये में वो यहाँ से करवाना पड़ता। तो मेरा यहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो आपने ये पाकिस्तान से करवा के लाना है, ठीक है। पांचवी चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल एंड मोटिवेशन लेटर। देखें यहाँ पे मैं चीज़ें आपको बता दूं कि जो स्टडी प्लान होता है ना, ये एक तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें जनरल डिस्कशन होती है, इसमें कोई ये नहीं होता कि आपने स्पेसिफिक टॉपिक पे ही बात करनी है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टॉपिक ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। डिस्कस अबाउट एजुकेशनल बैकग्राउंड, इसमें आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को डिस्कस करें। चीज़ें जो है वो आपने बड़ी ब्रीफली डिस्कस करनी, कोई लंबे चौड़े आप पैराग्राफ नहीं लिखने। रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें स्पेसिफिक डिस्कशंस होती हैं, लाइक एक आप टॉपिक को लेकर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप कोई टॉपिक ना इंक्लूड कर सकते हैं ना एक्सक्लूड कर सकते हैं। और इसमें किसी किस्म की कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड की डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि एक स्पेसिफिक पे एक टॉपिक पे प्रॉपर फॉर्मेट को आपने फॉलो करना होता है, जिसमें और कोई भी चीज़ आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें टॉपिक्स ये होते हैं कि इसमें आपने एक इंट्रोडक्शन लिखना है, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स लिखने हैं आपने, ये स्टडी प्लान की बात कर रहा हूँ। वर्क एक्सपीरियंस लिख लेना है, रिसर्च बैकग्राउंड जो आपका है वो भी थोड़ा सा बता देना है। स्टडी प्लान इन चाइना, कि चाइना का आने का प्लान क्यों है स्टडी करने के लिए। पर्सनैलिटी को आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। वाई दिस यूनिवर्सिटी जो आप चूज़ करना चाह रहे हैं, और चाइना आप क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसके आंसर जो हैं वो आई होप आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो आप इन्हें इसके आंसर्स देने अपनी ज़बान में, ठीक है। कोशिश करें खुद लिखें, क्योंकि समटाइम जो होता है वो जब इंटरव्यू होता है, जब यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि वाई चाइना, वाई दिस यूनिवर्सिटी। तो आपको पता हो कि मैंने उसमें लिखा क्या है। बट रिसर्च प्रपोजल में बहुत डिफरेंट काम होता है। वो ये है कि आपने एक टाइटल लिखना होता है, जिस टाइटल के लिए आप प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे होते हैं, जिसमें आप करना चाहते हैं। उसमें के बाद इंट्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यूटिलाइजेशन रिजल्ट्स होने चाहिए, लिटरेचर रिव्यू लिखो उस टॉपिक के हवाले से, मेथोडोलॉजी आपने कौन सी यूज़ की और रेफरेंसेस जो भी हैं वो। तो आपने कंप्लीट जो है एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है किसी भी टॉपिक के हवाले से, कि इसमें ये काम हो सकता है और इसमें हम करना चाहते हैं। तो ये इसलिए इस तरह जो है वो पीएचडी के स्टूडेंट्स जो है इसको लिखेंगे। इसका सैम्पल मैंने कोई अटैच नहीं किया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो जगह कवर अप कर रहे थे, इसलिए मैंने कोई अटैच नहीं किया। वैसे आप गूगल कर लें, आपको ईजिली जो है इनके सैम्पल्स भी मिल जाएंगे, स्टेप्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद जो अगला है वो ये है पासपोर्ट। पासपोर्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आफ्टर योर एक्सेप्टेंस लेटर, क्योंकि जब हम इसकी पोर्टल की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो वहाँ पे पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जो हमारे स्टेप्स हैं वो कवर अप हों। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी अब्रॉड कंट्रीज फॉर स्टडीज़, ए पासपोर्ट इज़ नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर एनी कंट्री। इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट एट दिस टाइम, अप्लाई फॉर ए पासपोर्ट नाउ एंड मेक श्योर यू हैव इट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ योर सीएससी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। देखिए पासपोर्ट के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि पासपोर्ट समटाइम ये होता है कि जब मैंने अप्लाई किया था, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर ने मांगा था, लेकिन मैंने उनको बता दिया था कि मेरे पास नहीं है और मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो इस वजह से ना उन्होंने मेरा CNIC पे ही जो है वो मेरे उसमें लिखवा दिया था। मैंने CNIC उनको भेज दिया था। तो आपने क्या करना है, आपने अप्लाई लाजमी कर देना है, ठीक है। तो इसमें पासपोर्ट के हवाले से ये है कि 5 सालों का भी बन जाता है, 10 सालों का भी। तो PhD स्टूडेंट 10 ईयर्स का बनवा लें, बल्कि बनवा दोनों ही लें, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। 5,000 3,000 का उधर होता है और उधर 10 सालों का 5,500 का होता है या 6,000 का होता है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन ये होता है कि आसानी हो जाती है। पासपोर्ट भी हो गया, उसके बाद हम पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर आपको चाहिए, स्टूडेंट नीड ए पिक्चर विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो आप पिक्चर जो है ना वो आपने अपलोड करनी होती है पोर्टल पे। उसके बाद आता है जी प्लीज़ क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि प्लीज़ करेक्टर सर्टिफिकेट भी इसे कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन अप्लाई विदाउट प्ली करेक्टर सर्टिफिकेट इन सम यूनिवर्सिटीज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आप विदाउट दिस डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इन सम यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरी होता है। अब जैसे मैंने बनवाया था, तो क्योंकि मुझे ज़रूरत था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो मैंने इसको बनवा लिया था। एट द टाइम ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग, स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड ए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम हिज हर पुलिस स्टेशन टू मेक श्योर दैट ही डजंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है बनवाना, क्योंकि इसका बता देता हूँ आपको तरीका भी किस तरह बनवाना है। कि पुलिस खिदमत मरकज़ आजकल मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ जाके आपने सिंपली फॉर्म फिल करना होता है,
और 350 और 500 इसकी फ़ी होती है। वहाँ पे आपने सबमिशन करवानी है, एक पिक्चर लेंगे आपकी, फ़ौरन आपकी डिटेल एंटर करेंगे। एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि अपनी डिटेल्स लाजमी देखनी है, अपना नाम, क्योंकि अगर आपकी डिग्री और इस पे नाम में डिफरेंस आ गया, क्योंकि पुलिस वाले वहाँ पे बैठे होते हैं, वो आपका नाम लिख रहे होते हैं, तो कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। अपना नाम एक दफ़ा लाजमी चेक करना है, वगरना आपको एंड पे जाके बहुत बड़े मसले आ सकते हैं। वीज़ा के बाद आपका अगर नाम में कोई भी डिफरेंस आ गया इसमें और डिग्री में, तो डेफिनेटली बहुत मसला आता है, ठीक है। तो उसको आपने अवॉइड करने के लिए आपने ये चीज़ें देख लेनी है। बट इसमें यह है कि इसका भी 6 मंथ्स की वैलिडेशन होती है। आप ये इसका सैम्पल देख सकते हैं, इट्स वैलिड फॉर 180 डेज़। तो 2 दफ़ा आपको बनवाना पड़ेगा, एक दफ़ा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एक एट द टाइम ऑफ वीज़ा की जो प्रोसेसिंग के लिए आप चाहेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। ये मोस्टली पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है उसका ये सैम्पल है, ये मोस्टली ऐसे ही जो है वो फॉलो अप करते हैं। तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है लाजमी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं जी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट मैंडेटरी इफ़ यू हैव, इट्स अ प्लस पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है जब हम CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर ना भी हो तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है, बट अगर आपके पास है तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको एक डिपार्टमेंट में एक रिकमेंड कर दिया जाता है एक प्रोफेसर की तरफ से कि ये स्टूडेंट जो है इसको जो है ना आपने रखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस एक्सेप्टेंस लेटर को लेने के लिए, देखें ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। एफ़र्ट ये है कि सबसे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह आपने प्रोफेसर की ईमेल्स को फाइंड आउट करना है। प्रोफेसर की ईमेल्स तो आपने फाइंड आउट कर ली अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से। अब आपने कम अज़ कम 5,000 कम अज़ कम ईमेल करें। अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं आता, आप देखें दिसंबर तक इस पे ईमेल करते जाएं। अभी आपके पास दिसंबर तक टाइम है, दिसंबर के बाद दिसंबर में जाके एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं अप्लाई करना। तो दिसंबर तक आपने इस डॉक्यूमेंट के लिए ईमेल्स करनी है और आई होप आपको मिल जाएगा। और 5, 10, 50, 100, 500 ईमेल से कुछ नहीं होना। जिस तरह आजकल अब कंपटीशन बढ़ रहा है, एक प्रोफेसर जिसके बाद 50 एप्लीकेशंस आती थी, अब उसको 300 आ रही हैं इस साल, ठीक है। तो आपने अपने चांसेस बढ़ाने हैं तो भाई ईमेल्स ज़्यादा करनी होंगी। हर यूनिवर्सिटी के हर प्रोफेसर को टारगेट करें। 50 यूनिवर्सिटियाँ कर लें, अगर आपने 20 की हैं तो, या 10 की हैं तो 30 कर लें। यूनिवर्सिटी बढ़ाएं, प्रोफेसर्स की लिस्ट बढ़ाएं। इससे ये होगा कि आपके चांसेस बढ़ेंगे। रिप्लाई नहीं आ रहे तो उसके लिए आप सब्र करें, अपनी मिस्टेक्स को देखें, उन सारी चीज़ों को देखें। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास आ जाता है एक प्रॉपर टीचर की तरफ से जो आपके साथ इंटरेस्टेड है, तो आपका स्कॉलरशिप के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेप देख लेते हैं। स्टार्ट ईमेलिंग नाउ टू चाइनीज़ प्रोफेसर टू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर। अक्टूबर का मिड भी क्रॉस हो गया है, अब आपने स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। सर्च चाइनीज़ प्रोफेसर प्रोफाइल ऑन देयर यूनिवर्सिटी वेबसाइट रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडीज़ एंड डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें प्रोफेसर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसकी प्रोफाइल से उसकी ईमेल निकाल लेनी चाहिए। Send them your excellence in education in emails and please note down, don't copy email from others, make it your own। आप अपनी ईमेल खुद बनाओ, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही आप फॉर एग्जांपल अगर आप 2 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो आप भी अगर वही ईमेल स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और दूसरा भी, तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा। तो कोशिश करें कि उसमें वेरिएशंस लाएं, ठीक है, और उसमें चीज़ें जो हैं वो अपनी तरफ से भी ऐड करें, बिल्कुल डिट्टो कॉपी ना लेके जाएं। Some Chinese universities prefer applicants to have an acceptance letter from their university teacher to whom she is applying। यही बता रहा हूँ आपको कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कहती हैं कि भाई आप पहले अपने एक्सेप्टेंस लेटर तो लें प्रोफेसर से। तो इसीलिए आप डायरेक्ट ही पहले प्रोफेसर को अप्रोच करें, वो जो आपको रिप्लाई करें उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लेके चलें आगे। सम यूनिवर्सिटी do not need an acceptance letter, but if you have an acceptance letter, it is a good symbol for your scholarship opportunity। कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है, डेफिनेटली उसको ज़्यादा चांस मिलेगा जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा। तो आपने क्या करना है, अपने चांसेस को सेव करने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स करें, मेहनत करें, कोशिश करें। आई होप कि आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, हाउ टू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर। फाइंड आउट योर डिज़ायर्ड चाइनीज़ यूनिवर्सिटी दैट ऑफर्स चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। आपने पहले सबसे पहले उस चाइनीज़ यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करना है जिसमें स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। फाइंड आउट द डिपार्टमेंट, आपने उसकी ऑफिशियल साइट पे जाना है उस यूनिवर्सिटी की, उसका डिपार्टमेंट फाइंड करना है, उसकी फैकल्टीज़ में जाना है, ठीक है।
फाइंड टीचर और प्रोफेसर विच इज़ मैचिंग योर फील्ड ऑफ स्टडीज़ एंड ईमेल ऑफ एन एक्सेप्टेंस लेटर। आपने उस प्रोफेसर को फाइंड आउट करना है जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच करता हो। यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू टॉप रैंक चाइनीज यूनिवर्सिटी देन यू मस्ट ट्राई फॉर एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम देयर प्रोफेसर, यू विल बी प्रेफर्ड। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ के प्रोफेसर आपको ऐसे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देते हैं, आपके साथ प्रॉपर इंटरव्यूज चलेंगे, आपको समटाइम असाइनमेंट्स भी दे देते हैं असेसमेंट्स करने के लिए। तो इस तरह अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि मुझे कुछ मेरे साथ इंटरव्यू भी हो सकता है, कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, मेरा इंटरव्यू हुआ था, मुझे टास्क भी मिले थे, मुझे उसके बाद जाके एक्सेप्टेंस लेटर मिला था। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं ना, जो स्टूडेंट की एबिलिटी को देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ चलना होता है 3 साल 4 साल, तो वो पहले ही उनकी चीज़ें देख लेते हैं। तो इसलिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट करना है तो प्रोफेसर आपके साथ कुछ टास्क भी कर सकता है। If you are applying for a university have a limited quota scholarship seats, you must try for an acceptance letter, you will be preferred। अगर किसी यूनिवर्सिटी में लिमिटेड कोटा है 20, ज़्यादा 20 होती हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ 50 भी होती हैं, राउंड्स टाइप भी होते हैं, एक राउंड में 20, दूसरे राउंड में 20। ठीक है, तो अगर एक लिमिटेड कोटा है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में इस बार जो CSE स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट हुए हैं तकरीबन मेरे ख्याल में टाइप ए और टाइप बी को कुल मिला के 30 तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए होंगे, बाकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की भी हुए हैं। ठीक है, अब उन सब के पास एक्सेप्टेंस लेटर थे इसलिए उनको प्रेफर किया गया है। CV के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि CV में क्या होना चाहिए। देखें, CV के बारे में मैं यही कहूँगा कि भाई आपकी CV में प्रॉपर रिसर्च डायरेक्शंस मेंशन हो, आपका अगर वर्क है तो लिखें, सिर्फ लास्ट एजुकेशन लिखें अपनी, कोई लंबी चौड़ी आप उसमें चीज़ें ना लिखें, अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करें, अपनी अचीवमेंट्स ऐड करें, अपने रेफरेंसेस लास्ट में ऐड करें। CV आपकी 2 पेजेस तक होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की होती हैं। CV का टेम्पलेट कोशिश करूँगा कि आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ लिंक में, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये है कि CV को जो है आपने वो बड़ा क्लियर और कम्पैक्ट रखना है। ठीक है, CV इज़ बेसिकली योर कंपेलिंग पिक्चर, तो उससे आप प्रोफेसर ने आपके बारे में इमेज क्रिएट करना है, तो जितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, सोच समझ के लिखेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस आपके ज़्यादा होंगे कि प्रोफेसर आपको रिप्लाई करें। अगर आपने CV में इतने लंबे लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखे हैं, 4-5 3-4 पेजेस की आपकी CV है, रिसर्च डायरेक्शंस आपने मेंशन ही नहीं किए या मेंशन किए हैं तो लास्ट में, तो वो कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करेगा, वो ईमेल ओपन करके बस छोड़ देगा। तो अपनी CV में अट्रैक्टिव चीज़ें डालें, फ्रंट पेज पे रिसर्च डायरेक्शंस लिखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखें, रिसर्च डायरेक्शन लिखें, एजुकेशन लिखें, वर्क एक्सपीरियंस लिखें, अचीवमेंट्स लिखें, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स लिखें, रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिखें, उसके बाद लास्ट में रेफरेंसेस लिखें। तो मेरे ख्याल में इस तरह CV आपकी बड़ी अच्छी बन जाएगी। एक्सपीरियंस लेटर, इफ़ यू हैव एनी प्रोफेशनल वर्क यू कैन प्रोवाइड ए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से आप लेटर ले लें, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। एनी अदर सर्टिफिकेट्स दैट कैन सपोर्ट यू, अगर आपके पास कोई सोशल वर्क आप करते हैं वो बहुत ज़रूर इंपॉर्टेंट है, अगर आप करते हैं तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अपने वर्क को शो करें, सर्टिफिकेट्स हैं लाजमी लगाएं, उसके साथ पोर्टल पे अपलोड करें, तो इस तरह जो है वो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये बेसिकली भाई हमने अभी तक डिस्कस किया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं और कौन से मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब हम जो बात करने चाह रहे हैं वो ये है कि जी इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा जब स्कॉलरशिप्स प्रॉपरली अनाउंस हो जाएंगे और मैक्सिमम लोगों के पास एक्सेप्टेंस होंगे, उसके बाद हम जल्द शुरू करेंगे। होप्स हो कि इन द अपकमिंग मंथ इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट कि आपने पोर्टल किस तरह फिल करने हैं। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो इसमें बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने करना क्या है। देखिए, आपको एक्सेप्टेंस मिल गया, बस आपके पास 3-4 कोशिश करें एक्सेप्टेंस हो अगर मिलें, ताकि अपने चांसेस बढ़ाएं। अब फॉर एग्जांपल आपको एक एक्सेप्टेंस मिल गया, अब आपने आगे क्या करना है, अब आपने यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन होती है उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। प्रोफेसर मोस्टली जो होते हैं वो स्टूडेंट के साथ इंगेज रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि जी अप्लाई करो, इस तरह करो, इस तरह करो। ठीक है, तो इसके बारे में परेशान नहीं होना, ईजी सीन होता है। अब स्टूडेंट हैव टू अप्लाई ऑन CSE पोर्टल वेबसाइट एंड यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल। आपने 2 पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, एक यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है और एक CSE पोर्टल होता है। लेकिन पहले आपने CSE पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, फिर फॉर्म डाउनलोड करके आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड करना होता है। Apply on CSE application website. You need to first apply on CSE portal, print the CSE application, take print on a good quality paper, sign on it, and then
डेट एंड स्कैन अगेन फॉर अपलोडिंग इन यूनिवर्सिटी पोर्टल। आपने क्या करना है, आपने सीएससी का पोर्टल डाउनलोड, सबसे पहले अकाउंट बनाना है उस पर। अकाउंट बनाने के बाद उसका प्रोसीजर भी आगे मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपने उसको फिल करना है, फिल करने के बाद एंड पे लास्ट में आपने वो उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट करने के बाद लास्ट पे आपने साइन करने हैं अपने। साइन करने के बाद फिर आप स्कैन करो, डेट ऊपर लिख के स्कैन करो। स्कैन करने के बाद आपने वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड करना है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो ये है, आपने एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उस पर वो आपने फॉर्म भी सबमिट करवाना होता है। यू नीड टू अपलोड द साइन CSE एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द एडमिशन पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब आती है कि आपने CSE पोर्टल पे अप्लाई कैसे करना है। देखें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपका फोकस स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको इस तरह है कि आपने जब CSE एप्लीकेशन पोर्टल पे अपलोड करना है चीज़ें, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलमोस्ट होने चाहिए जो कि मैंडेटरी हैं, ठीक है। अब CSE एप्लीकेशन की गाइडलाइंस आपको मैं बता दूं, ये अभी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, बट इसकी एक प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन CSE पोर्टल। देखें, CSE पोर्टल पे आपने अपना अकाउंट बनाना है विद योर ईमेल एड्रेस। काइंडली यूज़ आउटलुक और जीमेल। CSE अकाउंट जीमेल आउटलुक के साथ बना देना है, ठीक है। आपने लॉगिन पे करने के बाद प्लीज़ कंप्लीट योर पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल आपने सबसे पहले कंप्लीट करनी है अपनी, जिसमें आपकी बेसिक एजुकेशन डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फो होगा विद योर कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। वो आपने कर लेना है, वो हो गया। नेक्स्ट आपने 3 ऑप्शंस होंगे आपके पास, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप बी पे क्लिक, अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेटली यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू, तो आपने टाइप बी पे ऑप्शन करना है। टाइप बी के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक ऑन माई एप्लीकेशन बटन। माई एप्लीकेशन बटन पे आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और उसके बाद आपकी जो कंप्लीट डिटेल होगी वो ऐड हो जाएगी, पर्सनल। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है फाइंड द एजेंसी नंबर ऑफ करंट चाइनीज यूनिवर्सिटी वेयर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखें, एजेंसी नंबर क्या होता है, यहाँ पे आपको बता दूं। एजेंसी नंबर ये होता है कि एक नंबर होता है जो हर यूनिवर्सिटी को असाइन किया जाता है। अब जैसे ही एजेंसी नंबर वहाँ पे लिखते हैं हर यूनिवर्सिटी का, ये 6 डिजिट होता है कि 8 डिजिट होता है, ये देखना पड़ेगा। जैसे ही आप उसमें डालते हैं, पूरी उस यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स होती हैं वो फैच कर लेता है उसी ऑनलाइन पोर्टल पे ही। तो उसमें ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आ जाती है, वहाँ से आप इजीली चीज़ें भी फाइंड आउट करते हैं कि कौन से मेजर अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। राइट यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटी, ये वही बता रहा हूँ कि इट शो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी नेम इन द फॉर्म। फिल इन द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड स्टडी प्लान सेक्शन अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन। ये आपने सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। लास्ट में जो है अपलोड आल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जितने भी आपके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आपने अपलोड करने हैं, जो कि प्लस पॉइंट आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। सबमिट योर CSE एप्लीकेशन ऑनलाइन। बहुत देख के ध्यान से आपने अप्लाई करना है, क्योंकि जब ये अप्लाई हो जाता है तो मेरे ख्याल में आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आपने इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट इट एंड साइन ऑन इट एंड स्कैन इट। आपने क्या करना है, उस फॉर्म को डाउनलोड करना है, प्रिंट करवाना है, साइन करना है डेट के साथ, और स्कैन कर लेना है ताकि हम यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करें। अब बारी आती है कि जी अप्लाई ऑन यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल। यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे आपने किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने CSE पोर्टल पे अप्लाई कर लिया। अब बारी आती है कि जी जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें उसके पोर्टल पे जाएँ। यू कैन अप्लाई ऑन यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल फॉर CSE स्कॉलरशिप बाय फॉलोइंग गाइडलाइंस। ये आपने जो है इसको पढ़ लेना है। अब गाइडलाइन कौन सी है जी, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन स्टेप्स। सबसे पहले साइन अप और रजिस्टर योर सेल्फ ऑन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पोर्टल विद योर मेल एड्रेस। वही मेल जो आपने CSE के लिए यूज़ की है वही आपने यूज़ करनी है जी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड करने के लिए चीज़ें। डेफिनेटली आप पहले अकाउंट बनाएंगे। आफ्टर लॉग इन और साइन इन, आप जैसे ही साइन इन होंगे, फिल फाइंड एप्लीकेशन ऑनलाइन बॉटम फ्रॉम द गिवन मेन्यू एंड सेलेक्ट एडमिशन एप्लीकेशन अंडर CSE। अच्छा, उसके बाद ये कि आफ्टर लॉग इन और साइन इन, फाइंड एप्लीकेशन ऑनलाइन बटन फ्रॉम द गिवन मेन्यू एंड सेलेक्ट एडमिशन एप्लीकेशन अंडर CSE। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके ना इंटरफेस सेम ही होते हैं एप्लीकेशन पोर्टल के, लेकिन कुछ ऐसी भी अब हैं जिन्होंने अपना अपडेट कर लिया, तो इसमें आपको ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी कि वो कहाँ पे है। लेकिन इंशाल्लाह अब जब हम चीज़ें आगे बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिल इन ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करें।
अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सेक्शंस, तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अपलोड करें, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें। सबमिट योर CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल, ठीक है। आपने CSE का जो फॉर्म वहाँ से स्कैन कर लिया था वो भी अब आपने ऐड कर देना है। इस तरह आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी अप्लाई हो जाएगा। आपने किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स अब नहीं भेजने होते। जब से कोविड आया, कोविड के बाद अब इन्होंने वो पॉलिसी ख़त्म कर दी है कि आपने जो है इनके मेल एड्रेस पे जो है चीज़ें आपने भेजनी है हार्ड फॉर्म में। अब वो सही नहीं है, सिंपली अपलोड करना है आपने। एप्लीकेशन फिल हो गई। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो फ़ी होती है, तो आपने वो फ़ी भी पे करके उसकी जो रसीद होती है, स्लिप होती है पे वाली, वो आपने भी साथ लगानी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सबमिशन बटन पे क्लिक कर दें, आपका फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद जो आपकी प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी एप्लीकेशन पे काम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये एप्लीकेशन आपने इस तरह फिल करनी है, दोनों चीज़ों को, पहले CSE फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल। एक और चीज़ भी यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप, अब जैसा कि मैं CSE स्कॉलरशिप पे भी मैंने अप्लाई किया था, और क्योंकि मैं शंघाई में हूँ तो मैंने SGS पे भी अप्लाई किया था, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। वो उसका फॉर्म भी मैंने डाउनलोड किया था इसी तरह उनके पोर्टल पे अप्लाई करके, और वो भी मैंने सबमिट करवाया था। अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी होंगी कि डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए, किस तरह आपने पहले अप्लाई करना है, किसके लिए अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आपके लिए ईजी रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि जी टिप फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2024 एप्लीकेशन, कि कौन सी टिप्स जो हैं वो ज़्यादा आपके लिए मीनिंगफुल रहेंगी। The first one is find a Chinese university that require an only online application, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको मैंने बताया भी है कि अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन सबमिशन ही उनकी होती है, डॉक्यूमेंट्स की सारी चीज़ें, तो आपने वो डाउनलोड करनी है उनकी लिस्ट। द फर्स्ट वन इज़ फाइंड चाइनीज़ यूनिवर्सिटी दैट रिक्वायर्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। आपने उस यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करना है कि जो ऑनलाइन जिस पर अप्लाई होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपका जो भी सिस्टम है वो यही है। एज देयर आर सम यूनिवर्सिटीज यू हैव टू सेंड यू एन एप्लीकेशन बाय पोस्ट, अभी भी शायद कोई हों, अब मुझे ऐसा सच पता नहीं है, लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो ऐसा सच कोई नहीं है, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा सीन नहीं है। सम यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर बोथ ऑफ दीज, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ हों, बट स्टिल मेरे अभी माइंड में नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उस पर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट भेजें, उस पर भी ख़र्चा करें, और वो फिर जाए, और वो सारी चीज़ें। सेकंड वन इज़ डबल चेक योर एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन, अपनी एप्लीकेशन को थॉरली देखें, समझें कि मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, ठीक है। आपने उसको लाजमी देखें। फॉर्म सबमिशन के दौरान अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें देखनी है। पासपोर्ट पिक्चर्स क्लियर हों, पासपोर्ट का कोई इशू ना हो, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। स्कैन ऐसा करें चीज़ों को कि कोई किसी किस्म के मसला ना हो, शक व शुबहात ना हो, ठीक है। उसके बाद ये है नंबर 3, सबमिट योर CSE एप्लीकेशन ऑन CSE एंड यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पोर्टल एंड मेक नंबर ऑफ हार्ड कॉपी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अ यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। अगर तो उसकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है तो क्या करें, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवा लें एंड सेंड इट टू द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल एड्रेस वाया एन कोरियर एजेंसी। लेकिन होप सो अब नहीं है, बहुत कम ही है, ठीक है। अगर तो उस यूनिवर्सिटी की हो तो ये एक आपको एडवाइस भी की जाती है कि एक एक्सीलेंट कोरियर सर्विस आपने चूज़ करना है टू सेंड योर CSE एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू चाइनीज़ यूनिवर्सिटी सो दैट इट विल रीच इन टाइम। तो आपने अगर इन केस आपकी ऐसी है रिक्वायरमेंट कि आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं हार्ड फॉर्म में, तो भाई अच्छी कोरियर सर्विस इस्तेमाल करें ताकि जो है वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में टाइम पे पहुँच जाएँ, ठीक है। द फोर्थ वन इज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप ओनली वंस अ ईयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ऑल चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़। भाई चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो स्कॉलरशिप सिर्फ एक साल में एक ही दफ़ा ऑफ़र होती है, फॉल में, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कोई इनका स्प्रिंग इनटेक नहीं होता, मार्च इनटेक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सितंबर इनटेक होता है। तो भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, और ये अपॉर्चुनिटी फिर आपको साल बाद मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए अपना जो भी वर्क है उसको स्पीड अप करें ताकि आपको साल वेट ना करना पड़े। द फिफ्थ वन इज़ यू शुड रिमेंबर दैट डेडलाइन फॉर ईच यूनिवर्सिटी वेरीज। अच्छा, CSE स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन फेब तक होती है, कुछ की मार्च तक होती है, किसकी अप्रैल तक होती है। अब मेरी यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन थी वो अप्रैल तक थी, ठीक है। तो ये वेरी करते हैं। सो द रफ गेस फॉर द डेडलाइन फॉर ऑल CSE स्कॉलरशिप वुड बी एंड एट द एंड ऑफ मार्च में एवरी ईयर।
मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो होती है वो मार्च के एंड तक कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 30-31 तक। लेकिन कुछ होती हैं जो अप्रैल तक जाती हैं, लेकिन आपने जल्दी अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको भी एक्सेप्टेंस मिल गया या मिल जाता है, तो आप ऐसा करें, चीज़ों को अरेंज करें, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, ठीक है, प्रॉपर समझें पहले प्रोसेस को कि किस तरह मैंने अप्लाई करना है, किस तरह मैंने अपलोड करना है। उसके बाद जो है वो आप स्टार्ट कर दें। प्रोफेसर आपके साथ ऑन बोर्ड है तो आप उसको भी साथ साथ बताते रहें कि कहीं पे मसला है तो वो आपसे पूछें, खुद से कोई ट्राई ना करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। उसमें किसी किस्म की जो मिस्टेक है वो आपको, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। एंड द लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि गुड लक फॉर CSE स्कॉलरशिप्स। मेरी आपके लिए नेक तमन्ना है कि आप जो है स्कॉलरशिप को विन करें। देखें, बात होती है कि जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना डेडिकेटेड रहेंगे, तो उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपके अंदर बिलीव है कि आप कर सकते हैं, एंड आई बिलीव यू कैन, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है। मैंने तकरीबन इसको समझने के लिए बहुत पहले से ये चीज़ें मैं समझना स्टार्ट कर दी थी कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो तभी जाके जो है वो मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें की, कोई मुझे मसला नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक आने तक कोई मसला नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था एप्लीकेशन फ़िल करने तक। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें मैं ये बताऊँगा, क्योंकि अभी उससे आपका कोई भी लेना-देना नहीं है, ठीक है। तो वो अभी आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोसेस में 2 जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं, या 3 कर लें। द फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्टेंस लेटर, द सेकंड वन इज़ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, एंड द थर्ड वन इज़ अप्लाई, ठीक है। आपने सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेने की फुल ट्राई करनी है। उसके बाद आपने जो है वो अप्लाई करना है, सॉरी, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करने हैं, एंड थर्ड वन इज़ आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है। और वो मार्च तक आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मार्च के बाद जो प्रोसेस होते हैं, जैसा कि कब रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं, प्री एडमिशन लेटर्स सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं, स्टेटस चेंज होते हैं पोर्टल पे, वो एक बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन होती है जिनसे हम गुजर के आए हैं, ठीक है। तो आई होप वो भी आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा, ठीक है। लेकिन एफ़र्ट्स करें, कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं समझ आई तो इसको दोबारा समझें, पढ़ें इसको, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, समझें। सारी चीज़ें आप अपनी जो है ना माइंड में क्लियर रखें, क्योंकि कोई भी मिस्टेक जो है ना वो आपके लिए एंड पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्यूरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप आई होप आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि प्राइवेट मैसेज से बेहतर ये है कि आप इधर कर लें, तो सबके लिए उसका रिप्लाई विजिबल हो जाता है। तो वो क्यूरी अगर किसी और की भी होती है तो उनको समझ आ जाती है। तो अपनी दुआओं में याद रखें, और थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।